हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं एटम्स का सेकेंड लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं। इसी का सेकेंड नाम दिया हुआ है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये बोर के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, या हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब होता है कि ऐसा एटम जिसके अंदर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ये जितना भी फेनोमेना दिया गया था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के बाद भी बोर्स मॉडल क्यों आया, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो है कुछ लिमिटेशन रह गया था। जैसे कि हम बात करेंगे तो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग होता है क्या कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जैसा कि आप लोग क्लासिकल थ्योरी जानते हैं, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। उनको अकॉर्डिंग है कि अगर कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। अगर रेडिएशन इमिट हो रहा है तो उसका एनर्जी लगातार डिक्रीज करेगा। अगर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है और उसका एनर्जी भी घट रहा है। तो एनर्जी घटने के साथ साथ जो है सो वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जैसे ही घटेगा वो न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा। तो इसकी वजह से जो है सो स्टेबिलिटी एटम का नहीं मिल पाएगा, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि एटम एग्जिस्ट है तभी तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ जो है सो जो भी चीज़ है वो सब एटम के ही बने हैं। जैसे कि हम हैं, आप हैं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये सारे चीज़ किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ बातें हैं। सेकेंड था कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है ये सेकंड लेक्चर में, इसके बाद जो आने वाला थर्ड लेक्चर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको हिंट देंगे कि किस तरह से ये डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये हेडिंग आप लोग दे दीजिए पहले। तो हम लोग पहले देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि जो एक्सप्लेन रदरफोर्ड के द्वारा नहीं हो पाया था वो बोर आकर के एक्सप्लेन कर दिया। तो उसके बाद ही हम लोग को पढ़ने में मजा आएगा, ताकि उसके कमी में उसके मॉडल में कमी क्या रह गई थी उसके बाद जो है सो इसके बाद हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो जरूरी क्यों था इसका मॉडल। तो पहले जो था रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशन था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशन इन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि आप लोग अगर देखे होंगे तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो जे थॉमसन के द्वारा, और ये रदरफोर्ड के द्वारा ही न्यूक्लियस की बात किए गए थे। तो डिस्कवरी जो न्यूक्लियस का हुआ है वो रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया है। तो पहला जो इसका डिमेरिट था इसके मॉडल का, कि ये बता रहा था कि जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले बता सकते हैं कि ये इट कैन नॉट explain stability of atom। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कह रहा था कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो एटम का स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस का साथ जो होता है वो एटम से अगर मान ले तो 10 का पावर 5 टाइम्स छोटा होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस में रिवॉल्व करता है। तो मान लेते हैं हम लोग कोई पार्टिकुलर रेडियस जो है सो इस तरह से एक ऑर्बिट बना लिया, और इस ऑर्बिट के अराउंड जो है सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो कहीं पर हम इसको दिखा देते हैं। मान लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और इस समय क्योंकि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस समय इसका स्पीड जो होगा कुछ इस तरह से होगा। इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए भले ही इसका स्पीड चेंज ना होता हो, अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा है तो इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन लगती है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो होता है Fc, और यही Fc होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इनका कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था उसकी वजह से हम लोग कितने रेडियस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो भी निकालेंगे। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व जब कर रहा तो लगातार इसका जो है सो स्पीड इसका वेलोसिटी के जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हो लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो,
और वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे तो डायरेक्शन हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगभग कांस्टेंट रहता है, और डायरेक्शन के बारे में बात करें तो वो लगातार चेंज कर रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो इसका मतलब उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक क्लासिकल थ्योरी जो कि बहुत पहले से ही है, लगभग 1873 में आया था मैक्सवेल के द्वारा। उन्होंने बताया था कि जो कोई भी एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल होती है, वो जब एक्सलेट हो रहा चार्ज पार्टिकल तो रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन मतलब क्या, एनर्जी। तो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, या इसको कभी कभी मैक्सवेल थ्योरी भी कहते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो था, एनी एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। रेडिएशन मतलब एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको सारे को हम लोग रेडिएशन कहते हैं, और जो वो है वो एनर्जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो रेडिएशन भी क्या है, लाइट एक रेडिएशन है। जनरली हम लोग लाइट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर कोई भी एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो अगर वो एक्सलेट कर रहा है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब एनर्जी इमिट करेगा। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो इसके पास एक्सेलरेशन भी है। ये चार्ज भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो इसके वजह से क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन बात करें तो ये सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं। ये एक्सेलरेशन जो यहाँ पे है सेंट्रीपिटल है, क्योंकि सेंटर की ओर लगातार जब फोर्स लग रही है तो इसका मतलब सेंटर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है और चार्ज पार्टिकल भी है। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट करेगा तो ये रेडिएशन इमिट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये इमिट्स रेडिएशन एंड लूजेस इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। मतलब ये अगर रिवॉल्व कर रहा तो रिवॉल्व करने के दौरान अपनी एनर्जी को लगातार लूज करेगा। अब ये लगातार एनर्जी लूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका स्पीड घटेगा। अगर एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी लगातार एनर्जी लूज कर रहा है, अगर लूज करेगा तो इसका जो पाथ है वो इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से होते होते और ये फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। क्योंकि लगातार अगर किसी भी मान के चलिए कोई आदमी है, अगर जो बाहर की तरफ खींच भी रहा, जैसे कि मान के चलिए किसी आदमी को आप लगातार नचा रहे हैं और वो आगे चल रहा है, अगर धीरे धीरे उसकी एनर्जी मतलब उसको चलने की टेंडेंसी अगर घट जाएगा तो धीरे धीरे आप उसको खींच सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी अगर कोई है जिसको आप चारों तरफ घुमा रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ भी रहा है, आप उसको लगातार खींच भी रहे हैं, अगर वो एफर्ट लगाना छोड़ दे, तो धीरे धीरे आप उसको अपनी तरफ खींच कर सकते हैं। तो यही बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ लगातार खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है सो अपनी स्पीड की वजह से इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ही इसका एनर्जी लूज होगा, एनर्जी लूज मतलब क्या, स्पीड कम होगा, तो स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इसका रेडियस जो है सो वो छोटा होता जाएगा, और एक टाइम समय ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा। अगर न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर गया तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, यही इसका डिमेरिट था। तो इसके वजह से क्या है कि कंटिन्यूसली एनर्जी डिक्रीज करेगा, एंड एटम डिक्रीज continuously and falls on nucleus. Hence atom
डज नॉट एग्जिस्ट। और ये सब फेनोमेना जो है सो अगर बताया जाए तो टाइम पीरियड भी इसका बताया गया है कि 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर ये सारा घटना घट जाएगी। दिस विल हैपन इन 10⁻⁻8 सेकेंड। तो आप समझ रहे हैं बात को कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगी, और एक्सेलरेशन जैसे ही आएगा तो ये रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन इमिट करने के दौरान इसकी एनर्जी लूज़ होगी, यानी कि रेडिएशन इमिट कर रहा है मतलब एनर्जी को लूज़ कर रहा है। एनर्जी लूज़ करने के बाद जो है सो ये इस एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा। ये जो है सो न्यूक्लियस है। तो पहला डिमेरिट इस मॉडल का ये था कि इलेक्ट्रॉन को इसने बताया था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। इसी को बाद में बोर्स के द्वारा सुधार किया गया है। सुधार तो मान लीजिए पहले से ही था, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। सेकेंड जो इसका डिमेरिट था वो डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इनको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी इसको बताए थे। तो सेकेंड जो इसका डिमेरिट था वो था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है इसको भी आप समझ जाएंगे कुछ देर में, लेकिन इसका डिटेल जो है सो आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में ही मिल पाएगा। तो फिलहाल इसको भी हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इसका डिमेरिट था it cannot explain discrete एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है इसको पहले समझते हैं। जनरली अगर किसी एटॉमिक गैस को, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटॉमिक गैस है, उसको किसी हम सील्ड ट्यूब में अगर मान लेते हैं, कुछ सील्ड ट्यूब है, उसको उसके अंदर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद जब उसको हम इलेक्ट्रिक करंट से हीट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं कि जो कॉइल होता है, अगर वो कॉइल है तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम उस एटॉमिक गैस को जब हीट करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलेगा, और वो रेडिएशन मतलब लाइट है। तो जनरली मान लेते हैं कि उसका कुछ विजुअल रेंज में रेडिएशन आ गया, जिसको हम लोग विजुअल लाइट बता सकते हैं। उस लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा गया तो देखा कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनने की वजह से कुछ स्पेक्ट्रम बन रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक प्रिज्म रखें, ये प्रिज्म है, और यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं, ये है स्क्रीन। अगर इससे अगर वाइट लाइट को पास कराया जाए, ये मान लेते हैं वाइट लाइट, अगर वाइट लाइट को अगर पास कराते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो है सो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम बनता है। आप लोग देखे होंगे कि इसको विबज्योर के भी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है, और ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ये स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम जो है सो हमको दिखता है किसके रूप में, यहाँ पे देखेंगे तो विबज्योर, VIBGYOR है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से ये स्पेक्ट्रम बन जाता है। और ये स्पेक्ट्रम जो होता है कंटिन्यूअस होता है। अगर इसका वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी रेडिएशन होते हैं, जो भी लाइट है, तो ये वेव है, क्योंकि अगर ये वेव है तो वेव का वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अगर वेवलेंथ के बारे में बात करें, लैम्डा का वैल्यू जो यहाँ से लगभग ये अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कि विजुअल रेंज जो होती है, विजुअल रेंज का वेवलेंथ जो होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इस बीच में आप कोई भी लैम्डा का वैल्यू आपको मिल सकता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम बना है इसको कहते हैं कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन अगर ये वाइट लाइट को न लेकर के हम लोग किसी एटॉमिक गैस को हीट करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलेगा। उस रेडिएशन को जो इस प्रिज्म से पास कराते हैं तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो बनता है वो कंटिन्यूअस न बन करके डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस। एक जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे रेडिएशन आएगा, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एक पार्टिकुलर वेवलेंथ आया 4000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो सेकेंड जो मिला वो 4100, मतलब 4001, 4002, 4003 ये सब गायब है बीच का, तो उसको भी हम लोग दिखा देते हैं। तो ये तो इस तरह से हो गया फिनोमेना। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो सेकेंड जो एटॉमिक गैस है उससे जो रेडिएशन निकलेगा वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाता है। यहाँ पे एक सील्ड सिलेंडर ट्यूब ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसके अंदर जो है सो एटॉमिक गैस, किसी भी तरह का आप एटॉमिक गैस सोच सकते हैं, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, तो सिंपलेस्ट हम लोग हाइड्रोजन को लेंगे। तो इसमें जो है सो एटॉमिक गैस है, एटॉमिक गैस है, जनरली इसको हम लोग हाइड्रोजन मान लिए। इसको हीट करेंगे, हीट जनरली जो करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, विद इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रिक करंट से हीट करेंगे। तो मान लिया कि इससे रेडिएशन बहुत सारा निकलेगा, तो हम इससे एक रे दिखा देते हैं। मान लिया कि इससे रेडिएशन निकला, इस रेडिएशन को स्प्लिट करने के लिए कि इस रेडिएशन के अंदर कौन कौन सा वेवलेंथ है हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं। तो ये है प्रिज्म, ये प्रिज्म। तो इससे पास करने के बाद जो है यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं, ये है स्क्रीन। तो यहाँ से देखा गया कि एक वेवलेंथ यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, और तीसरा जो है सो कुछ इस तरह से मिला है। ये डिस्क्रीट है, मतलब एक मान लेते हैं कि ये लेमडा का वैल्यू, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ये इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं कि एक लेमडा जो मिला वो 4000 एंगस्ट्रॉम पे मिला, और दूसरा जो मिला वो 4000 के बाद 4001, 4002, 4003 ये सब ना मिल करके डायरेक्ट जो मिला वो लेमडा का वैल्यू वो 4100 एंगस्ट्रॉम मिला। इसको एंगस्ट्रॉम को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और उसके बाद जो देखें कि ये 4100 मिला है तो 4200 मिलना चाहिए, ऐसा भी नहीं हुआ, रैंडम कोई और मिल गया। इसको मान लेते हैं कि लेमडा का वैल्यू जो है वो 4400 एंगस्ट्रॉम मिल गया, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर इंटरवल भी नहीं है। और एक यहाँ मिला, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट फॉल किया तो सेकेंड लाइट जो है सो डायरेक्ट बीच में गायब है। उसके बाद जो फॉल किया है उसका वेवलेंथ देख रहे हैं तो 4100 एंगस्ट्रॉम है। और तीसरा देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से। तो ये अजीबोगरीब घटना है। अगर हम इसी तरह से यहाँ पे वाइट लाइट को जब पास कराएं, ये जो निकला है वो रेडिएशंस, ये है रेडिएशन। अब इस रेडिएशन को जब प्रिज्म से पास कराएगा तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इससे जो लाइट इमिट कर रहा है तो ऐसे स्पेक्ट्रम को इमिशन कहते हैं। तो इनको जनरली इस तरह से स्क्रीन पे दिखा दें। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम दिखा, सेकेंड यहाँ पे दिखा, और थर्ड यहाँ पे दिखा। रेंडमली हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वायलेट कलर दिखा, ब्लू कलर दिखा, और येलो कलर दिखा। ये सिर्फ वैसे एज्यूम कर लिए हैं कि यहाँ पे वायलेट मिला, वायलेट के बाद बीच में सारा कलर गायब है, सीधा ब्लू मिला। उसके बाद जो है सो बीच का सारा कलर फिर से गायब है, और फिर से येलो कलर मिला है। तो इतना ही नहीं, अगर ये तो मान के चलिए इसको हम ऐसे पास किए, तो अब इसी गैस से जब इसको जो कहते हैं, इसको डिस्क्रीट एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि यही बात नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा फील आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उस बिल्कुल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको कहते हैं डिस्क्रीट एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। और इसी तरह से जब मान कर चलिए इस एटॉमिक गैस से पास कराते हैं, पासेज वाइट लाइट, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है, जो लाइट ट्रांसमिट होती है, उससे जो
मिलेगा emitted लाइट। यहाँ पे जो देखते हैं कुछ लाइट जो है सो वो मतलब गायब हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे जिस तरह से ऑब्जर्व हुआ है कि यहाँ पे तीन ही वेवलेंथ मतलब जैसे 4000, ये 4100 और 4400 मिला है। तो अगर इससे जब इसी वाइट मतलब इसी एटॉमिक गैस से जब वाइट लाइट्स को पास कराते हैं तो सारे स्पेक्ट्रम मिलते हैं, लेकिन यही तीनों गायब होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिसअपियर सम स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब जो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा था वो यहाँ पे गायब हो रहा। जैसे वाइट लाइट को अगर हम पास करा तो वाइट लाइट को पास कराने के बाद जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनाएंगे तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बनना चाहिए। वो कंटिन्यूस न बन करके जो ट्रांसमिटेड लाइट जो हमको ऑब्जर्व हुआ उनको जब ये प्रिज्म से पास करा के दिखाया गया तो इनसे जो स्पेक्ट्रम मिला उनमें कुछ कुछ वेवलेंथ गायब था। तो इसी को अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो इसी का है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, ये लगातार कंटिन्यूस मिला, ये सब मिला, लेकिन बीच बीच में कुछ गायब है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक गायब हो गया, सेकंड ये गायब हो गया और थर्ड ये गायब हुआ, और गायब वही हो गया डिसअपियर। मतलब ये सब वेवलेंथ जो डिसअपियर हो गया, जो यहाँ पे वायलेट कलर, ब्लू कलर, येलो कलर दिख रहा था वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। ये वायलेट कलर डिसअपियर हो गया, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया और उसी तरह से वाइट कलर भी येलो कलर भी डिसअपियर हो गया। तो इस तरह का जो फेनोमेना मिल रहा है कि इसी को कहते हैं हम लोग, ये तो था डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको कहते हैं डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कुछ ये घटना हो रहा था और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सो इस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यही दोनों जो डिमेरिट था उनको जो है सो बोर मॉडल ने जाकर के एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद भी बहुत सारे डिमेरिट्स होंगे तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में जो भी है बस यही सब है। क्योंकि इसके बाद हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिए हैं, उसके बाद जो है सो बोर मॉडल आज पढ़ लेंगे। और बोर मॉडल का जो है सो सेकेंड पोस्टुलेट है उनको जो डी ब्रोगली के द्वारा जो है सो उसको प्रूफ किया गया था वो भी आपके सिलेबस में है, तो उनको भी थोड़ा सा हम बता देंगे। तो इतना को नोट कीजिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल में जो है सो इसी मॉडल को, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल जो दिया गया था, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। मतलब ये अगर बोर के बारे में बात किया जाए तो लगभग ये 1911 में जो है सो रदरफोर्ड के द्वारा ये एटॉमिक मॉडल दिया गया था। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है सो जैसे कि आप जान लिए कि एटॉमिक मतलब एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो था उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इनके सुधार के लिए उन्होंने लगभग 1 साल तक रदरफोर्ड के लैब में स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो है सो कुछ मॉडिफिकेशन कर करके इसी रूल को उन्होंने सही तरीक़ा से दिया। तो उन्हीं को हम लोग एक एक करके समझेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है सो इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दी और तीनों पोस्टुलेट्स पढ़ने के बाद जो यहाँ पे समस्या खड़ी हो रही थी वो क्लियर हो गया। तो बता देते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इन 1913 में बोर गिव his atomic model with some modification। मतलब उसके ही मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। some modification in Rutherford model। रदरफोर्ड मॉडल। और इस मॉडिफिकेशन में उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिया गया। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट, तीनों को हम लोग बारी बारी समझेंगे, क्योंकि अगर किताब में देखेंगे तो तीनों पोस्टुलेट्स को एक ही बार में जो है उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम लोग एक एक पोस्टुलेट्स को अच्छी तरह से क्लियरली समझते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्टुलेट्स। ये 3 पोस्टुलेट दिया था। पहला पोस्टुलेट जो इन्होंने दिया ये बताया कि इलेक्ट्रॉन
revolve only in a specific orbit, a specific stable orbit. मतलब इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड के द्वारा कहा गया था कि किसी भी रेडियस में वो रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन उसी बात को बोर आकर के ये मॉडिफिकेशन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ओनली स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट में, मतलब जो भी ऑर्बिट है उसका एनर्जी भी फिक्स होगा, मतलब स्पेसिफिक भी कहा और स्टेबल भी कहा, तो मतलब जो ऑर्बिट है वो स्टेबल है और उसी स्टेबल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करेंगे तो मान लिए कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लिए कि इसको हम लोग फर्स्ट सेल कहा देते हैं, इसको सेकंड सेल। इसके बीच का जितने भी ऑर्बिट है वो सब नहीं, वो सारे गायब रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रिवॉल्व कर रहा है, मान ली इसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके बाद जो है सो अगला मान के चलिए कि इसका एनर्जी फिक्स कर लेते हैं -13.6, मतलब एक फर्स्ट ऑर्बिट है जिसका एनर्जी भी, अभी समझ लीजिए कि इसको रहने दीजिए, इस बात को पहले इस बात को थोड़ा सा और लिख लेते हैं, उसके बाद फिगर हम लोग बनाएंगे। तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा सिर्फ स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट में करेगा और जो एनर्जी होगा उस ऑर्बिट का वो फिक्स होता है। दिस ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एज एनर्जी लेवल, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या इसी को स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, और स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जिसका उन्होंने नाम भी दिया, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, के सेल, एल सेल, एम के एल एम एन, ये जो सेल का नाम है ये सारे के सारे वर्ड्स के द्वारा दिया गया था। दिज वेर नेम्ड एज के एल एम, इस तरह से। अगर फर्स्ट सेल है तो उन्होंने कहा उसको के कहते हैं, सेकेंड सेल को एल नाम दिया और थर्ड सेल को एम। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो जो स्पेसिफिक ऑर्बिट है उसका एनर्जी भी फिक्स है, तो यहाँ पे जो मान लेते हैं कि एक ऑर्बिट कुछ इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो रिवॉल्व करेगा उस एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में करेगा, जिसका मान लीजिए कि एनर्जी जो है सो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसा क्यों माने कि देखिए जनरली अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इस ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, और माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करा कि इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। जैसे कि सन के चारों तरफ जो प्लेनेट रिवॉल्व करता है, तो ये सारे के पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड करेंगे तो उस समय आप देखेंगे ये टोटल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने का मतलब है कि सिस्टम जो है बाउंड है। तो अगर सेकेंड जो ऑर्बिट होगा जस्ट इसके बाद होगा और उसका एनर्जी जो है सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। अगर मान लिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसमें, तो इसके जस्ट बाद इसमें करेगा। इनके बीच, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेसिफिक रेडियस ऑर्बिट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इन्होंने कंट्राडिक्शन लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा जिसका एनर्जी भी फिक्स होगा। उन्होंने अलग अलग सेल का जो है, इसको कहते हैं फर्स्ट सेल, इसको सेकंड सेल, इसके बाद अगर लेंगे तो इसको थर्ड सेल कहेंगे, इसको थर्ड सेल कहेंगे। तो ये थर्ड सेल है, तो सबका एनर्जी उन्होंने फिक्स बता दिया, और ये थर्ड सेल जो है इनका भी एनर्जी इन्होंने बता दिया कि जो इसका एनर्जी है इसको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए बताया था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ठप्पा लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगी जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। मतलब अगर पूछेंगे इस इलेक्ट्रॉन का मतलब फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, तो जो फर्स्ट सेल का एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी हो जाएगा,
अगर सेकेंड सेल का हमको एनर्जी पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है, तो जो एनर्जी सेकेंड सेल का है वही इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑर्बिट in which it is revolving। मतलब जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का वही एनर्जी होगा जो उस ऑर्बिट का एनर्जी है, रिवॉल्विंग। और सेकेंड बात जो बताया, सॉरी इसके बाद जो इसी में जो एक बात बताया वो सारा इसका समस्याएं दूर कर दिया था। ये करा कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट रेडिएशन while revolving in these stable orbit। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, लेकिन ये बता दिया कि जब इस स्टेबल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो किसी भी तरह का रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। तो अब ये क्लासिकल थ्योरी गया तो गया कहाँ, तो क्लासिकल थ्योरी जो होता है एटॉमिक लेवल पे 100% वैलिड नहीं होता, क्योंकि यहाँ से एक नया फिजिक्स आने वाला जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, वो अपने सिलेबस में तो है नहीं। अगर ग्रेजुएशन आप फिजिक्स से करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वांटम फिजिक्स देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, मतलब स्पेसिफिक होती है। जैसे कि अगर मान लें कि h/2 अगर किसी का एनर्जी का अगर फॉर्मेट है या एच न्यू के टर्म में, तो वहाँ पे एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, तो इस तरह से जो एनर्जी होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है। तो ये कह रहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस स्टेबल ऑर्बिट में, तो इस रिवोल्यूशन के दौरान किसी भी तरह का रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे उससे कहा दिया कि हेयर क्लासिकल थ्योरी नॉट अप्लाई 100% एक्यूरेटली। सीधा ये सिर्फ थ्योरी बता दिया कि यहाँ पे जो है सो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी भी तरह का एनर्जी या जो रेडिएशन है इमिट नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट में बात कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, और उस ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वो फिक्स होगा। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट सेल है जिसको हम लोग के कहते हैं, इसको के शेल कह सकते हैं, इसको एल और इसको एम है। तो के शेल का एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस मतलब फर्स्ट सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसका भी एनर्जी हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एनर्जी जो होगा वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से अगर थर्ड सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है तो उसका जो एनर्जी होगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट से ये क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उस रिवॉल्यूशन के दौरान किसी भी तरह का रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। तो फर्स्ट बात तो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, और सीधा ये बात कह दिया कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होगा। लेकिन इस बात को बाद में जाकर के प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है तो सच में किसी भी तरह का रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा। अभी तो सिर्फ इसका कहानी है, ये 1913 में कह दिया था, 1913 में ये बात कह दिया था। तो फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये था। सेकेंड पोस्टुलेट में हम लोग आते हैं, तब तक इसको पॉज करके नोट कीजिए। सेकेंड पोस्टुलेट जो था वो कुछ इस तरह से था। फर्स्ट देख लिया हम लोग, सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट। एक तो है कि ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स कर दिया, मतलब जब जो भी ऑर्बिट है उसका एक पार्टिकुलर एनर्जी होगा, और साथ साथ ये भी कह दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट इन विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका नाम सुन चुके होंगे आप लोग, इसको जनरली एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब ये क्या बात है? तो सेकेंड बात है कि अगर कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम आप 11th में पढ़े होंगे, रोटेशन के अंदर एक मोमेंटम होता है और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, और एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लें कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, जैसे कि यहीं पे अगर फर्स्ट सेल के अंदर अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट सेल का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π, और सेकेंड सेल जो होगा उसका जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल, तो यानी कि इंटीजर मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। तो सेकेंड जो ऑर्बिट मिलेगा वो 2h/2π होगा, और थर्ड बात करें तो 3h/2π। अगर कोई कह रहा है कि ये 1.5h/2π इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो ये नहीं करेगा क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π नहीं है। तो यहाँ से L का जो फॉर्मूला डायरेक्ट अगर हम लोग लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा NH/2π, और यहाँ पे N जो बिलोंग्स कर रहा है N है इंटीजर। जैसा कि आप लोग इंटीजर जानते हैं कि इंटीजर जो होता है वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो इसी तरह से होगा। मतलब माइनस भी होता है, -1 -2, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग शेल नंबर के N जो रिप्रेजेंट करेगा वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से इसी को मतलब ये जो होता है इसको बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, इसको बोर्स क्वांटाइजेशन रूल कहा जाता है, क्वांटाइजेशन रूल। या थोड़ा इसी को शॉर्ट में कर देते हैं क्योंकि उधर कुछ काम करना है। इसको बोर्स क्वांटाइजेशन रूल कहा जाता है, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का अलग अलग शेल में वो NH/2π होता है, जहाँ पे N जो है वो इंटीजर नंबर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को, ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह से आप देखे थे कि ये अगर न्यूक्लियस है तो फर्स्ट सेल का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π है, तो सेकेंड वही ऑर्बिट मिलेगा जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो 2h/2π होगा, और थर्ड सेल जो मिलेगी वो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा 3h/2π। अगर इसके लिए हम n का वैल्यू देखेंगे तो इसके लिए 1 हो जाएगा, और इसके लिए 2, और इसके लिए 3। तो फर्स्ट सेल जो n होता है उसको K सेल कहते हैं हम लोग। तो सेकेंड सेल जिसको n = 2, n मतलब क्वांटम नंबर, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, और n = 3 जो है ये इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका अगर एंगुलर मोमेंटम h/2π है तो इसका 2h/2π, इसका 3h/2π है। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो बात किए हैं, जो ये ऑर्बिट का है तो इसलिए इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहा गया है। तो जनरली एंगुलर मोमेंटम होता क्या है ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, इसको देख लीजिए। तो यहीं भी बात कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कुछ स्पीड होगी, मान लीजिए कि इसका v है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ ना कुछ मास तो होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं कि 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और इसके बीच जो कुछ डिस्टेंस है उसको हम लोग r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। अब ये कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं कि ये रेडियस कितना डिस्टेंस पे, जो न्यूक्लियस से फर्स्ट जो सेल होगा वो न्यूक्लियस से कितना दूर पे होगा वो r का वैल्यू निकाल करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सबको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये रेडियस है और ये इस तरह से है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इसको L से रिप्रेजेंट करता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हैं कि इसको किस तरह से लिखते हैं, r क्रॉस, ये होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, r क्रॉस p। अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये r क्रॉस p को जनरली r क्रॉस m × v भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर सिंबल है
क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर होता है और जो पोजीशन ये रेडियस है ये पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है रेडियस वेक्टर और इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको सिर्फ वेक्टर साइन हटा देते हैं तो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RMV साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे तो R = MVR, ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो है सो L = MVR है। और आप जानते हैं कि जो L का वैल्यू बताया है ये सेकंड पोस्टुलेट के द्वारा जो NH/2π हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोर क्वांटाइजेशन रूल से इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ये निकाल चुके हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन रूल तो बोर क्वांटाइजेशन रूल के द्वारा जो L = NH/2π होता है। और जैसे कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम अगर निकालें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पेसिफिक रेडियस में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ये रेडियस मतलब जो है सो ये पोजीशन वेक्टर जो इसको R देखें, पोजीशन वेक्टर इसको रेडियस से रिप्रेजेंट किया R से, R क्रॉस P होता है और P का वैल्यू जानते हैं कि MV मतलब वेग संवेग या उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ से जो आ गया है MVR = NH/2π। तो इसको याद रखेंगे, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और ये इस तरह से ये इक्वेशन एक तो यहाँ से आ गया, हम लोग एक रदरफोर्ड मॉडल से लाएंगे और वहाँ से हम लोग किसी भी तरह से मतलब कोई भी अगर एटम है तो या किसी भी एलिमेंट के लिए जो है सो अलग अलग शेल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पे वो होगा। न्यूक्लियस से अगर फर्स्ट डिस्टेंस पे R का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। साथ साथ ये स्पीड भी निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है सो उसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इसके पास ये क्या बाउंडेड सिस्टम है, तो इसका टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी देख लेंगे। और बॉन्डेड सिस्टम इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर लेंगे और टोटल एनर्जी कितना होगा उसको भी फाइंड करेंगे। तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग निकालने चाहते हैं रेडियस को, उसके बाद जो है सो V को और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो चलिए, तो ये इक्वेशन ये फर्स्ट है। क्योंकि सेकेंड पोस्टुलेट्स को मान करके जो है सो हम अलग अलग रेडियस का वैल्यू भी मतलब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे फर्स्ट सेल होगा, सेकंड सेल होगा, थर्ड सेल होगा, इस तरह से हम लोग n का वैल्यू बदलते जाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो होता है n का वैल्यू 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, तो इसी तरह से। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ R रेडियस हो जाएगा, V मतलब स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो सबको हम लोग बारी बारी से फाइंड करेंगे। और इस इक्वेशन को ये बोर क्वांटाइजेशन चाहिए उसको हम वहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इसका भी काम आने वाला है। तो MVR = NH/2π है, MVR = NH/2π। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको भी घेर दीजिए फिलहाल क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग बताया था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने के दौरान जो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्सर्ट होगा, और उनके वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है बजाय उनके न्यूक्लियस पे फॉल करने की। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग फ्रॉम लिख सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल, फ्रॉम
रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये रहा न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस को बीच में बना देते हैं। तो मान लीजिए कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड v है और ये रिवॉल्व कर रहा है इस रेडियस पे। अगर मान लें तो इसका रेडियस जनरली r ही होगा, क्योंकि r से हम लोग निकाले थे। और इनके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट होती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सेंटर की ओर अगर फोर्स लग रहा तभी वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो लिख सकते हैं हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus। आप सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है आप लोग वैल्यू जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, Fc इक्वल टू होता है mv²/r। अगर रेडियस यहाँ पे हम लोग माने स्मॉल रेडियस तो इसको यहाँ पे r मान सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि जानते हैं आप लोग kq1 × q2 डिवाइड बाय r²। तो ये सेकेंड दो हम लोग जान चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है Fc इक्वल टू mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी फिलहाल पढ़े ही हैं, ये Fe है। ये Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है दो चार्ज के बीच में होता है, फॉर्मूला उसका है kq1 × q2 डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो Fc इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे mv²/r इक्वल टू k को आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0। और यहाँ पे q1 q2। तो देखिए न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होती है ये न्यूक्लियर है। न्यूक्लियस जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है अगर किसी एटम का, जैसे मान लीजिए सोडियम एटम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर इसका मान लिए कि इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इस पर एटॉमिक चार्ज होगा वो +Zd होगा। ये न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा कितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, तो वही होता है। तो यहाँ पे Ze मतलब ये प्रोटॉन जो वो Zd है, और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग Za, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हम लोग साइन को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि डायरेक्शन आप जानते हैं कि सेंटर की तरफ होगा तो उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। और रेडियस जो होगा वो r², तो ये r स्मॉल ही r लिखेंगे। तो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला, आप देख रहे हैं कि ये एक r और एक r ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग कुछ डिवाइड होने वाला, तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r इक्वल टू हो जाएगा Ze² डिवाइड बाय 4πε0 mv²। तो ये हो जाएगा, अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, mvr इक्वल टू रेडियस अभी नहीं निकालते हैं। हाँ, तो mv² ये r जो कहते हैं mv² इंटू r, इस r को इधर कर लिए हैं तो ये आ जाएगा Ze² अपॉन 4πε0। तो 4πε0, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन।
देख ली। तो यहाँ पे देख ली कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 × Q2। तो Q1 यहाँ पे हो गया प्रोटोनिक चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज, तो वो प्रोटोन के बराबर होता है। तो Z × E मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन जो होगा वो Z होगा, और एक पे प्रोटोन पे जो चार्ज होता है वो प्लस E होता है। तो ZE × इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E /r²। तो एक R यहाँ से एक R कैंसिल हो चुका है। तो mv² × r और ZE² /4πε0। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जो है सो एक दो वेरिएबल, यहाँ पे एक स्पीड भी है जिसको वेलोसिटी कह सकते हैं, स्पीड और रेडियस। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर कर देते हैं और सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर कर करके सेकंड से डिवाइड कर, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, m² v² /r²। और इसका स्क्वायर, इसको तो स्क्वायर करना ही नहीं है, दोनों का LHS और RHS को डिवाइड कर देते हैं। m v² और r ये हो गया। उसी तरह से राइट साइड को भी स्क्वायर करेंगे तो ये n² h² हो जाएगा, n² h² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो 4π²। और ये है तो इसको डिवाइड करने के बजाय हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके। तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4πε0 ऊपर चले जाएगा, 4πε0 और डिवाइड बाय ZE²। तो ZE², कुछ मिस्टेक नहीं ना, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखिए एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी कैंसिल होने वाला है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये v² भी कैंसिल हो जाएगा, और एक m और ये कैंसिल हो जाएगा, और r भी कैंसिल होने वाला कुछ है। तो हाँ, एक r भी कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे r और ये 2 r है। देखिए नीचे का सारा कैंसिल हो गया, m² से m कैंसिल हो गया, ऊपर m बचा और r बचा है। इस तरफ देखेंगे तो सिर्फ नीचे पाई बचा है ZE² और ε0 n² h²। तो यहाँ से देखिए हम इस m को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, इस m को इस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से r जो आ रहा है, r = n² h² ε0 डिवाइड बाय, बचा क्या, एक पाई बचा है ZE², इधर से m आएगा तो ये m हो जाएगा पाई ZE²। तो आप देखिए रेडियस जो मिल चुका है, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब अलग अलग ऑर्बिट के लिए जो है सो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहिए n का वैल्यू अगर पुट करते जाएंगे अलग अलग तो इस तरह से आता जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिलहाल आपको इसको पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? तो चलिए हम इसको मिला करके यहाँ से जो r का वैल्यू है nth ऑर्बिट के लिए, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के निकालना है तो n का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, सेकंड के निकालना है तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो आप देखेंगे दोनों मतलब ये ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस जो वो फिक्स नहीं होगा, अलग अलग होगा। मतलब एक के बीच का अगर मान लेते हैं कि 5 एंगस्ट्रम है तो सेकंड के बीच जो है सो 10 एंगस्ट्रम ना होगा, अरे कुछ और होगा, क्योंकि वेरी जो कर रहा है वो n² के टर्म में कर रहा है। तो यहाँ से मिल चुका है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो इसको जनरली Rn से ही दिखा देते हैं, जनरली R ही रहने दीजिए, किताबों में Rn से दिखा दिया जाता है, यहाँ पे हम तो लिख ही दिए हैं nth ऑर्बिट का है। तो ये आ चुका है n² h² ε0 डिवाइड बाय पाई m ZE²। तो इतना को हटाइए, इसका भी कोई काम नहीं बचा। अभी ये आपको रेडियस मिल चुका है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जनरली जितना भी बोर मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4, हाइड्रोजन को सिंपली H से हम सिंपल कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम कहा दिया तो जेड का एटॉमिक नंबर तो फिक्स हो गया, जेड का वैल्यू 1। यहाँ पे जेड जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग फर्स्ट सेल के लिए
4 n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेल के लिए है, तो ये जो रेडियस हो जाएगा वो r1 हो जाएगा। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो n का वैल्यू 1 हो चुका है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय z का वैल्यू 1 है, m पाई ई स्क्वायर। तो यहाँ से जो r1 मिल रहा है, अब देखिए r1 का वैल्यू, ये h स्क्वायर भी नॉन है, h स्क्वायर मतलब h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस तरफ हम लोग लिख देते हैं। h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। उसी तरह से एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ऐसा यूनिट भी मान लेते हैं, कुछ हुआ ऐसा यूनिट में होता है इसका। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं, ये जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका वैल्यू आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg -1 kg। पाई कांस्टेंट है और ई का भी वैल्यू जानते हैं आप लोग, तो ये पाई का भी लिख ही देते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 और ई का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सारे वैल्यू को पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है यहाँ पे वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से। और इसको ए नॉट भी कहते हैं, इसको ए नॉट भी, और इसको कहा जाता है बोर रेडियस, इसको बोर्स रेडियस भी, बोर रेडियस। तो आर, अगर सिर्फ हम ए नोट के वैल्यू में बात करेंगे, अगर इसको जो ए नोट का वैल्यू है इसको कितने की किताब में से ऐसे हम बात करेंगे तो इसको 0.3 एंगस्ट्रॉम मान लिया, जिसको 0.53, क्योंकि देख रहे हैं कि 0.529 है, तो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ 0.529। अगर आप चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेटली जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं, ये ए नोट का वैल्यू हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल के अगर देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो इसका न्यूक्लियस है, इसके तरफ अगर फर्स्ट सेल ये है, अगर ये R1 है तो R2 जो होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस अगर मान लें ए नोट है, अगर फर्स्ट सेल के लिए ए नोट है, तो सेकेंड सेल के लिए देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपको जो n का वैल्यू वेरी कर रहा है, n का जो वैल्यू वेरी कर रहा है वो n स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू ए नोट, मतलब ये सारा वैल्यू जो है पुट किया हम लोग। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 1 पे। तो अगर हम इसको रेडियस को इस तरह से लिखना चाहें r इक्वल टू ए नोट, ये जो कांस्टेंट टोटल टर्म है इसको ए नोट, हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू जो है 1 ही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में n स्क्वायर बाय z इंटू ए नोट, इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z का वैल्यू जो है 1 है, तो R1 तो यहाँ से आ चुका है ए नोट। इसी तरह से R2 देखेंगे तो फर्स्ट के लिए तो फर्स्ट का स्क्वायर 1, सेकंड के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए नोट, और थर्ड के लिए देखेंगे ये हो जाएगा 9 ए नोट। इसी तरह से अलग अलग एटम के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो सेकंड का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 4 ए नोट हो जाएगा। इसी तरह से अगर थर्ड का देखेंगे तो थर्ड का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 9 ए नोट हो जाएगा, और ए नोट का वैल्यू आप जानते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर ये पूछ दिया क्वेश्चन मान के चलिए इस तरह से, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। तो हीलियम एटम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर ये पूछ रहा है तो इसको जनरली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर हम कहीं बात करें तो इसी को चाहे तो हीलियम प्लस भी लिख सकते हैं। ये हीलियम प्लस मतलब हीलियम प्लस इसका मतलब इसलिए कि हीलियम के अंदर जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस लिखने का मतलब है कि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हीलियम के बारे में बात करें तो Z का वैल्यू 1,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को n इक्वल टू 2 कर सकते हैं। तो रेडियस अगर हम निकालना चाहेंगे तो रेडियस का वैल्यू आप देखिए यहाँ से फॉर्मूला n स्क्वायर बाय z है, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ और z का वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर बाय z इंटू ए नॉट, तो n का वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और z है तो z इक्वल टू 2 है, तो 2 ए नॉट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो रेडियस आ रहा है वो 2 ए नॉट और ए नॉट का वैल्यू जानते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो रेडियस से रिलेटेड बात था। तो अब हम लोग यहाँ से जो है सो इस वैल्यू में आर का वैल्यू पुट कर करके हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्पीड निकालने आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, इसको एक बार पॉज करके आराम से नोट कीजिए। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो आया वो कुछ इस तरह से आया, तो r इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m जेड ई स्क्वायर तो यहाँ से इसका वैल्यू रहने दीजिए। तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर r का वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो m तो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो सीधा लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में अगर हम r का वैल्यू रख दें तो वहाँ से v निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है सो एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। तो यहाँ से देखिए m को और r को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से v जो आ जाएगा वो एन एच डिवाइड बाय 2 पाई m और इस r को 1 बाय r कर देते हैं। 1 बाय r इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा अगर चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 बाय r यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ से जो r का वैल्यू इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन एच डिवाइड बाय 2 पाई m इंटू जो r का वैल्यू है उसको उल्टा देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा पाई m जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से बहुत कैंसिल होने वाला है, यहाँ से n कैंसिल होगा, ये एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये h और ये h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पाई m खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, सीधा नीचे 2 बचा है एन एच एप्सिलॉन नॉट ऊपर जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आ चुका है वो है, पाई भी कैंसिल है, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। देखिए इसको, ये ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है और एच जो है सो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू बताए थे कि 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो ये हो जाएगा, चलिए एच एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाय एन है। तो ये सारा कांस्टेंट का वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आता है v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी z बाय एन छूट गया, इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर आपको याद रखना तो सिर्फ इस फॉर्मेट में रखेंगे, मतलब इसको नहीं याद रखना है, थोड़ा सा और इसको सिंपलेस्ट कर देते हैं ताकि आपको आसान रहे याद करने में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं किसी सेल के अंदर बहुत ही स्पीड से 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है। तो अलग अलग एटम के लिए भी देख रहे हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट को चेंज करेंगे तो स्पीड जो इलेक्ट्रॉन का वो चेंज करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए लेंगे तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर उसी तरह से अगर हम हीलियम के लिए ले लेंगे तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा तो स्पीड जो होगा, जैसे कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल, मतलब n का वैल्यू अगर फिक्स कर दिए तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो हीलियम उसके रिस्पेक्ट में डबल स्पीड से रिवॉल्व करेगा, क्योंकि उसमें जेड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज करेगा, अगर फर्स्ट सेल में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करेगा, अगर सेकंड सेल में देखेंगे तो उससे थोड़ा कम, अगर थर्ड में देखेंगे तो उससे थोड़ा कम होगा। तो इसको याद करने के लिए अगर हम बताएं तो इसको इससे याद रखना, c डिवाइड बाय 137, जहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, z बाय एन मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
इस V को लिख लेते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो उस समय काम आएगा। तो V को इस तरह से यहाँ से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू जो आया है ये इस फॉर्मेट में ZE स्क्वायर डिवाइड बाय NH एप्सिलॉन नॉट। अगर मान चाहिए इसी पे क्वेश्चन अगर आपको जो जिस तरह से एग्जामों में आता है, अगर पूछ दें फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ऑफ लिथियम 2+ एटम। तो लिथियम के लिए हम बात करें तो Z का वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो Z इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो Z का वैल्यू आएगा वो 3 हो जाएगा। और थर्ड शेल कहाँ है, तो साफ साफ N का वैल्यू ये 3 कह रहा लेने के लिए, तो इसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो V इक्वल टू जो आ जाएगा वो C/137 इंटू Z का वैल्यू भी 3 और N का वैल्यू भी 3 है, तो Z/N है तो 3 डिवाइड बाई 3। तो ये कैंसिल होकर के V का जो स्पीड आ चुका है, मतलब V का वैल्यू C/137 या इसी को टर्म में रखेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो इसको लिखिए हम लोग, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग V को फाइंड कर चुके हैं, R को और V को फाइंड कर चुके हैं, तो अब निकालते हैं थर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 mv², और यहाँ पे m जो है सो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ से m का वैल्यू तो m ही रहेगा, और v इसको पुट कर देते हैं, v² है तो ये कितना हो जाएगा Z² e⁻4, Z² e⁻4 डिवाइड बाय N² H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से आ चुका है वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, मतलब सिंपलेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तरीका बताएंगे, आराम से उसको याद कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर जो आ रहा है वो ZE, कुछ छूट तो नहीं रहा है शायद यहाँ पे जो है, रुकिए एक बार देख लेते डेटा कि V का वैल्यू में जो है सो कहीं कुछ छूट रहा है, यहाँ तक हमको लगता है, सॉरी V में जो है सो नीचे 2 भी रहता है, इसको लिखना भूल गए थे तो आप लोग पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्पीड निकाले थे ना वहाँ पे जो डिवाइड कट किए थे वहाँ पे देखिएगा कि 2 मिसप्रिंट हो गया था लिखने में, क्योंकि जो आता है वो डिवाइड बाय 8 आता है जहाँ तक हमको याद है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। थोड़ा सा बैक जाकर के आप लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से देखिए, तो ये आ गया है ZE⁻4 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, वो m भी ऊपर है तो देखिए यहाँ m भी आ जाएगा, m ऊपर ही है, तो m Z² E² डिवाइड बाय 8 N² H² एप्सिलॉन नॉट A², एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ई नहीं ना, ई ऊपर ही है, ये e⁻4 हो जाएगा, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया, ये e⁻4 है। तो काइनेटिक एनर्जी तो आ चुका है, अब निकालना हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस वैल्यू को आपको याद नहीं करना, सिंपली इसको याद करने का तरीका बताएंगे। तो अब निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R होता है। इनको रखते हैं हम लोग विद साइन, ये Q1 Q2 जो है ना इनको रखते हैं विद साइन। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग साइन का हमेशा जो है सो वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो K का वैल्यू तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसको माइनस कंसीडर करेंगे, -E, और जो प्रोटॉन के ऊपर सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो ZE होता है, वो होता है +ZE। तो ये +ZE हो जाएगा और डिवाइड बाय R, तो R वहाँ से रखेंगे हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए R का वैल्यू जो है सो नीचे है, तो
ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई m z e स्क्वायर। तो देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, हाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ तो कैंसिल नहीं होने वाला है। तो देखिए एम जेड और जेड, तो एम जेड स्क्वायर, ये माइनस साइन बाहर ही रहेगा, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो कुछ आ रहा है, देखिए इसको पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस में एम जेड ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ से 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जगह 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो आप देखें कि जो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, अगर न्यूमेरिकली देखें तो पोटेंशियल का हाफ होता है, ये 1/4 है और ये 1/8 है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल मिल चुका है। अब हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जनरली पोटेंशियल एनर्जी को कहीं पे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल यू से, तो उसमें घबराने की बात नहीं, हम लोग पीई लिख रहे हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये है, तो एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में ये वैल्यू है, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो बीच में ही माइनस डाल देते हैं, ये माइनस इस वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 और 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो सब वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 1/4 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 माइनस 1/4, तो ये माइनस में 1/8 ही आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है माइनस में एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी लिख लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आया है एम जेड ई स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक है। पोटेंशियल बस ऐसे ही आता है, बस इसमें यहाँ पे 4 होता है और सामने माइनस साइन, तो माइनस एम जेड ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर होता है डिवाइड बाय 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी भी यहीं लिख देते हैं। जो टोटल एनर्जी है यहीं पे लिख देते हैं। टोटल एनर्जी भी जो कुछ आ गया है वो देखिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है, जस्ट उसके सामने माइनस साइन है, तो माइनस में एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो इसको नोट कीजिए, हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। पॉज करिए, बार नोट कीजिए। तो देखिए हम लोग सब कुछ फाइंड कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो लिख लिए इसको। तो चलिए, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी, क्योंकि अभी तो हम आपको सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव किया, याद करने का तरीका बताए नहीं कि अगर फर्स्ट सेल में अगर पूछ दिया अगर किसी भी एटम के लिए तो कैसे निकालना है। तो ये टोटल एनर्जी जो यहाँ पे देख रहे हैं वो है, देखिए याद करने का तरीका आपको भी बता देते हैं थोड़ा सा। ये टोटल एनर्जी जो है
यहाँ पे जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, मतलब वेरी जो करने वाला वो जेड और एन ही होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग माइनस साइन को रखिए सामने, तो ये हो जाएगा m e⁴ डिवाइड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी एन को तो बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो देखिए एम भी कांस्टेंट है, यहाँ से देखा जाए तो एम कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, उसके बाद एच भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो ये सारा कांस्टेंट टर्म का वैल्यू रखने के बाद जो आता है ये -13.6 आता है, क्योंकि हम इससे पहले शुरू में लिखे भी थे कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसके सामने पॉजिटिव साइन दे दीजिए। क्यों, देखिए जो फॉर्मूला टोटल एनर्जी का है वही है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी में बस सिर्फ साइन का चेंज है। तो ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अगर पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 4 है, तो जस्ट इससे दोगुना टाइम मतलब डबल है। तो ये हो जाएगा 20, ये माइनस में होगा 27.2 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ रिलेशन आ रहा है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ऐसे रखिए याद, हाँ जनरली लोग पोटेंशियल से ही बात करते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसको यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको यू से। तो जो यू होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और टोटल एनर्जी जो है मतलब यू जो होगा वो डबल होगा टोटल एनर्जी से। पहले लिखने दीजिए इसमें काइनेटिक एनर्जी, अब हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में किसका चेंजेज है, तो अगर देखेंगे तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ सब कुछ सेम है, बस माइनस साइन का चेंज है। तो अगर टोटल एनर्जी को हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, अगर टोटल एनर्जी से ही ले रहे हैं बात, तो टोटल एनर्जी को बीच में रख देते हैं, सॉरी लास्ट में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और लास्ट में टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हम लोग को सिर्फ याद रखना है, ये वाला इसको याद रखना है। तो इसमें और इसमें रिलेशन देख रहे हैं तो सिर्फ माइनस साइन का चेंज है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ माइनस लगा देंगे, देख रहे बात। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, काम चल जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका डबल होता है। तो ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको डबल मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें -2 साइन लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सॉरी टोटल एनर्जी का डबल, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई के दोनों तरफ में बस नेगेटिव साइन लगा देना। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी में -2 माइनस साइन लगा देना, बस ख़त्म यहीं से। तो देखिए ये रिलेशन भी कुछ है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो अपना तरीका सोचिए। तो यही है टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो वहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो माइनस साइन लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह से ये है, हाँ तो ठीक है। अगर टोटल एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक दिया हुआ है, टोटल निकालना है मतलब काइनेटिक दिया हुआ पोटेंशियल निकालना है तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूला को वैलिड करेंगे। देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अगर आप इसको चाहे तो एक बार सोच भी सकते हैं। तो चलिए ये तो बात सही था, यहाँ से याद कर लिया आप लोग। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना है कि फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में कितना एनर्जी होगा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया हम लोगों को, अभी जो टोटल एनर्जी याद की है जिसको, यही -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो n = 1 के लिए, तो इसको फर्स्ट सेल कहते हैं। तो फर्स्ट सेल के लिए देखिए
यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू तो फिक्स हो चुका है कि 1 होगा। तो फर्स्ट के लिए अगर देखेंगे तो ये -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -4 n इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी होगा, या इसी को ई फर्स्ट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट सेल के लिए ई फर्स्ट जो होगा -13.6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर E2 देखेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3.4। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जितना भी अगर देखेंगे तो ये जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। क्वांटम लेवल पे एनर्जी का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें अगर रिलेशन अगर बता दें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19 जूल होता है। 19 जूल ये होता है। तो फर्स्ट सेल के लिए इतना, सेकेंड सेल के ये है। अगर थर्ड सेल के लिए अगर देखेंगे तो ये जगह माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखने दीजिए एक बार ये एनर्जी का वैल्यू ठीक है कि नहीं, सही है। उसके बाद अगर E4 हो चुका है, E4 के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर E5 देखेंगे, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर जाइए, अगर वैल्यू पुट कर देंगे यानी E का 4 है तो यहाँ से -13.6 इंटू 1 डिवाइड बाई 16 है, तो डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा। इसी तरह से E5 का वैल्यू जाता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से अगर E6 देखेंगे तो यह आता है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जस्ट एक बार डेटा देख लेते हैं कि ये आंसर है कि नहीं। सॉरी यहाँ पे 37 है। तो यहाँ पे 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस तरह से अगर हाइड्रोजन एटम का अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम ये है, तो फर्स्ट सेल ये है, सेकेंड सेल ये है, थर्ड सेल ये है, फोर्थ सेल इस तरह से है। तो इसका एनर्जी जो है सो E1 मान लीजिए, इसका E2 है, इसका E3 है और इसका E4 है। जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि सबका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, सॉरी एनर्जी जो सब माइनस में तो इंक्रीज कर रहा है। देखिए जितना नज़दीक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे जो सब के लिए देख रहे हैं तो सारे के लिए जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि यहाँ पे बाउंडेड है न्यूक्लियस से। नेगेटिव साइन देखिए सब में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ही आ रहा है, तो यहाँ भी नेगेटिव ही साइन है। अगर नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं हियर नेगेटिव साइड इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब मान के चलिए फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो उसके लिए आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। अगर सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो देख रहे हैं कि -13.4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो आप देखिए हीट करने के बाद जो होती है वो फर्स्ट है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी से इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट करता है। आउटर मोस्ट सेल का जो एनर्जी होती है उसमें बहुत कम होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू अगर देखना जाए तो इतना ही वैल्यू आपको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा एनर्जी। अगर देखेंगे तो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन का जो है मैक्सिमम है, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी नेगेटिव में देखेंगे तो बहुत कम है, नेगेटिव बहुत कम है, तो इसको कम ही एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। अगर E6 से मान के चलिए E5 यहाँ हुआ और E6 यहाँ पे हुआ, तो सेकेंड सेल से अगर इलेक्ट्रॉन मतलब सिक्स्थ सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है। तो इतना पॉजिटिव एनर्जी दे करके आप इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना होता है तो हीट करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो होती है वो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। न्यूक्लियस से बॉन्डेड इसका मतलब क्या, उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उसके पास है, और नेगेटिव एनर्जी है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी उतना देना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा।
तो यहाँ से एनर्जी लेवल हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो एनर्जी लेवल जो होगा इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो जो एनर्जी लेवल होता है कुछ इस तरह से होता है, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आराम से समझ में आएगा इसका क्या काम है। तो मान लेते हैं कि एनर्जी लेवल कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ऊपर तो लिखा ही है, रहने दीजिए। अगर देखेंगे तो फर्स्ट सेल, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये जो है सो अभी रहने दीजिए। फर्स्ट सेल को हम लोग ग्राउंड स्टेट करते हैं, मतलब जो फर्स्ट सेल होगा तो फर्स्ट सेल का जो एनर्जी होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये n = 1 के लिए जो फर्स्ट सेल का वैल्यू है -13.6, ये जो एनर्जी होगा इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो फर्स्ट के लिए इतना है, और सेकंड देखेंगे तो इसके बीच का सेपरेशन जो होगा बहुत कम होगा, तो सेकंड के लिए n = 2 है। तो इसके लिए आप देखें तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखेंगे तो ये आता था माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखेंगे तो इसके बीच का सेपरेशन जो है सो घटता जाएगा, और इसका एनर्जी होता है 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये सब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है सो एनर्जी ओवरलैप कर रहा है। अब जो इन्फाइनाइट n = n पे होगा, मतलब n = जो इन्फिनिटी पे होगा, मतलब इन्फाइनाइट सेपरेशन पे अगर हो जाएगा तो उसका एनर्जी जो होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे जैसे सेल से दूर जा रहे हैं, मतलब जो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो जो सेल का एनर्जी है वो डिक्रीज कर रहा है। अब n = इन्फिनिटी है, तो n = इन्फिनिटी पे जो सेल होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा। इसलिए कि आप देखें n = इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी के साथ वो बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि एनर्जी जैसे ही 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन से कम आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये तो सेकंड पोस्टुलेट्स को मान करके हम लोग सब कुछ कर लिए। आप थर्ड पोस्टुलेट्स जो है उसको देखते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर थर्ड कुछ इस तरह से, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट सेकंड पढ़े थे, ये थर्ड है। कहा कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हायर एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी लेवल जो था हम लोग सेल को ही कहे थे हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन emit रेडिएशन, एमिट्स रेडिएशन को हम लोग फोटोन भी कहते हैं, क्योंकि रेडिएशन जो है उसको पार्टिकल नेचर की अगर बात करें तो पार्टिकल नेचर में इसको छोटे छोटे फोटोन माना गया था। फोटोन ये इमिट करेगा फोटोन एंड फॉल्स, या इसी को डी एक्साइट कहते हैं, डी एक्साइट इन लोअर एनर्जी लेवल, इन लोअर एनर्जी लेवल। अब जो इस फोटोन का जो ये फोटोन, सॉरी फोटो लिख दिए, फोटोन का जो एनर्जी होगा, तो इसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी लेवल, मतलब जो हायर एनर्जी लेवल का जो एनर्जी था और उसके बाद जो लोअर एनर्जी लेवल में जो आ चुका है उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी के एनर्जी के बराबर होगा इस फोटोन का एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ सच फोटोन लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज एनर्जी, मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, ऑर्बिट। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, अगर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है। अगर एनर्जी देखेंगे तो जैसे जैसे सेल दूर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, नेगेटिव में एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा है तो आप समझ रहे हैं कि जो एनर्जी है पॉजिटिव वैल्यू में वो घट रहा है। सॉरी, अगर इसका देखेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यहाँ से देखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका देखेंगे तो -4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सॉरी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से
फॉल करके फर्स्ट सेल में अगर आएगा तो जो फोटोन का रेडिएशन होगा, मतलब जो फोटोन का जो इमिट होने का फोटोन का एनर्जी होगा, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, अगर यहाँ से हम लोग डेल्टा ई निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, E2 माइनस E1। तो E2 कितना हो जाएगा, तो ये देखेंगे -3.4 है, तो ये माइनस में 13.6, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगा। अगर सेकंड सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो जंप कर करके फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो यही बात है कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जंप कर रहा है तो यहाँ से कुछ पार्टिकुलर फोटोन इमिट कर रहा है। अगर पार्टिकुलर फोटोन अगर इमिट कर रहा है तो यहाँ से कुछ जो रेडियस आ रही है, सॉरी जो एनर्जी आ रही है वो कुछ पार्टिकुलर ही आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग निकालना चाहें तो ये ऐसे भी कर सकते हैं जनरल फॉर्म में, डेल्टा ई इक्वल टू, मान चलिए ये EN2 में अगर ये रिवॉल्व कर रहा था उससे फॉल कर करके EN1 में आ चुका है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो फिक्स है। इसको एनर्जी को आप इस तरह भी लिखते हैं, फोटोन की एनर्जी को Sc/λ लिखते हैं। तो यहाँ से जो देख रहे हैं कि जो एनर्जी आ रही है कुछ पार्टिकुलर ही एनर्जी आ रही है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो आएगा वो कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आएगा। ऐसा तब होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करे, मतलब ये सेकेंड सेल से जंप करके फर्स्ट सेल में आएगा, तो सेकेंड सेल से जंप करके फर्स्ट सेल में आएगा, तो उस समय जो फोटोन इमिट होगा तो उस फोटोन का जो वेवलेंथ देखा गया तो कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ होता है, और यही ऑब्जर्व हो रहा था। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर होगा। तो इसी तरह से मान के चलिए कि ये फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो फर्स्ट सेल में जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे अगर मान के चलिए व्हाइट लाइट को पास कराए थे तो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देने के बाद जो ये फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खा करके ये पहुँच जाएगा सेकेंड सेल में। अगर ये सेकेंड सेल में पहुँच हुआ है तो इसके बीच का जो पार्टिकुलर रेडियस है, मतलब जो ये एनर्जी थी EN2 माइनस EN1, मतलब जो सेकंड से अगर जंप कर करके अगर फर्स्ट से जंप करके सेकंड में गया एनर्जी खाने के बाद, तो ये बीच का जो एनर्जी था जिसका कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा फोटोन का, वो गायब हो जाएगा, बाद बाकी सारा मिलेगा। तो यही तो होता था कि जब किसी भी एटॉमिक गैस से अगर वाइट लाइट को पास कराते हैं तो कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ जो होते हैं वो डिस्क्रीट कर जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो वहाँ से यही बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी खा चुका है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, अगर फोटोन है तो वेवलेंथ होगा, तो वही पार्टिकुलर फोटोन का जो वेवलेंथ है वो डिस्क्रीट, मतलब वहाँ पे एब्सेंट था। तो यही बात की वजह से जो है सो ये एक्सप्लेन पहले जो रदरफोर्ड मॉडल उसमें नहीं कर पाया था। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे भी हो, अगर ये हायर ऑर्बिट में था तो जंप कर करके लोअर में आ गया है, फॉल कर करके, उसी तरह से अगर लोअर में है तो ये एनर्जी को, मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर करके ये सेकंड में आ सकता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन, इसको सेकंड पॉइंट मान लीजिए, पहला फर्स्ट था, पहले वाले में इसको फर्स्ट कर दिए और सेकंड में इसको इस तरह कर देना है। इसमें थोड़ा सा सुधार करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन या फोटोन एंड जंप, जंप या इसे कहते हैं एक्साइटेड, एक्साइट टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। तो ये फोटोन जो एब्जॉर्ब हुआ उस फोटोन का जो एनर्जी होगा जो एब्जॉर्ब किया है वो एनर्जी गैप के बराबर होगा। तो एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट। तो यही बात थी जो रदरफोर्ड के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो इसको बोर के द्वारा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो ये अभी आपको उतना भले ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था इसका, मान के चलिए पोस्टुलेट्स, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक है, तो इसको नोट कीजिए, इसका हम लोग ड्रॉबैक देखते हैं। तो इसके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि साइंस में जो होते हैं, जो मेरिट होते हैं हम लोग उसको भी देखते हैं और जो कमी रहते हैं उसको भी देखते हैं। और ये लोग साइंटिस्ट लोग मान भी लेते हैं इस बात को, ड्रॉबैक ऑफ, मतलब कुछ कमी या खामी जो रह गई थी, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल्स। तो फर्स्ट ये है
इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब इतना ही इन्होंने जो बात सारा बताया सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही हो पाया, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब है जो, जैसे कि हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब ऐसा एटम जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो जैसे कि हीलियम प्लस, एग्जाम्पल में लिए थे बेरिलियम 2+, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। लिथियम 3+, या कह सकते हैं और एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले डबल नेचर ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को भी शो करता है, लेकिन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इतना भी आप बात देख चुके हैं, यहाँ पे कहीं भी ये वेव नेचर के बारे में कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बोर्स डू नॉट कंसीडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो वायलेट कर दिया, इट वायलेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्योंकि हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर को शो करता है, हाइपोथेसिस। और सेकेंड जो सबसे बड़ी बात है कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वायलेट किया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो सो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि अगर कोई भी क्वांटम पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल वो क्वांटम पार्टिकल है, कह रहा है कि कोई भी क्वांटम पार्टिकल है उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ करेक्ट मेजर नहीं कर सकते। अगर एक को करेक्ट मेजर करेंगे तो सेकंड में एरर आ जाएगा, अगर सेकंड को करेक्ट मेजर करेंगे तो फर्स्ट में एरर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये पोजीशन को भी सही से बताया, जैसे पोजीशन मतलब क्या है, रेडियस को सही से बताया, और साथ साथ जो मोमेंटम मतलब स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को भी ये करेक्टली बता दिया। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। इट वायलेट हाइजन, देखिए ये आपके सिलेबस में भी फिलहाल नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा ये हाइजेनबर्ग, सॉरी ये ऐसे होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पोजीशन को भी करेक्ट माप दिया। पोजीशन को अगर बात करें, पोजीशन इसको भी करेक्ट माप मेजर कर दिया, और मोमेंटम को भी, ये मोमेंटम को जनरली हम लोग पी से करते हैं, परसेंट मोमेंटम को भी, तो ये दोनों को करेक्टली मेजर कर दिया था। लेकिन ये बात जो है सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। चौथा जो पॉइंट था, पहले इसको नोट कीजिए, इसको चौथा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हम ऊपर लिख देते हैं। तो चौथा जो डिमेरिट था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन के द्वारा है या किसी और एटम के द्वारा है, स्पेक्ट्रल लाइन इन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद जो ये स्पेक्ट्रल लाइन है
वो स्प्लिट कर जाता है, और इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये ग्रेजुएशन में आप इस सबको पढ़ेंगे अगर अच्छी तरह से, अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद सेकेंड जो है सो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट। तो इनके मॉडल में भी कुछ खराबी थी कि ये जो होते हैं, सिर्फ इसके बाद भी जो है सो बहुत सारे मॉडल आए, जैसे कि आप देखा जाए तो समरफील्ड मॉडल भी आया था। तो इस बात को जो है सो स्प्लिटिंग, सॉरी ये एल ही है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसके बाद जो है सो और संशोधन हुआ। उसके बाद जो है सो क्वांटम थ्योरी की वजह से जो है सो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया। तो उतना आप लोगों को पढ़ना है नहीं, बस ग्रेजुएशन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।